नमस्कार, ऋषि मुनि न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषि मुनि न्यूज़। वक्त की खबर करैल से है। करैल पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भूमि संरक्षण अधिकारी की मूर्ति का विधिवत रूप से अनावरण किया है। बताते चलें कि भूमि संरक्षण अधिकारी की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधिवत रूप से शुभारंभ किया है। शिला पट्टिका का अनावरण कर विधिवत रूप से शुभारंभ किया है। कार्यक्रम आयोजकों ने स्मृति चिन्ह देकर अखिलेश यादव का विधिवत रूप से स्वागत सत्कार किया है। बताते चले कि इस दौरान अखिलेश यादव ने करैल पहुंचकर भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कई तीखे तंज भी कसे हैं। करैल पहुंचने पर अखिलेश यादव ने पहली बार समाज को आगे बढ़ाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बाबा रामदेव को भी टारगेट करते हुए अखिलेश यादव ने कई तंज कसे हैं। पुलिस पर भी तंज कसते हुए बोले, जब पुलिस लाउड स्पीकर हटाएगी तो जनता को सुरक्षा क्या दे पाएगी। बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम में बांटकर बहकाने में लगी हुई है, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। भाजपा का नया चुनाव चिन्ह बुलडोजर जाति के हिसाब से चल रहा है, लेकिन जनता की ओर कोई ध्यान नहीं है। आइए सुनते हैं क्या कहा सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उनके बयानों को सुनवाते हैं आपको। लगने को तो ये लगता है कि न जाने कितने साल हमें यहाँ रहना है, लेकिन हम पीछे मुड़ करके देखें तो बहुत कम समय के लिए हम लोग आते हैं। और जो लोग इस धरती पर आए हैं, हमसे पहले भी न जाने कितनी पीढ़ियां आई होंगी, और आज हमारे जाने के बाद और जब हम लोग सब चले जाएंगे उसके बाद भी न जाने कितनी पीढ़ियां आएंगी। इसलिए आज जब हम लोग यहाँ हैं, हम लोग को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि जितना भी हमें समय मिले उसमें हम समाज को क्या दे सकते हैं, उस दिशा में हम लोग को काम करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ बैठे लोग संकल्प भी लेंगे। डॉक्टर सौरभ यादव जब हमें मिले तो उन्होंने कहा कि वो बहुत दिनों से, और आप भी हमें कई बार मिले थे, कि प्रतिमा लगी हुई है लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हो पाया, अनावरण नहीं हो पाया। कल मेरा शादी में आने का कार्यक्रम था, इसलिए मैंने कहा कि रुक करके आपकी इस कार्यक्रम में भी शामिल हो लूंगा। मैं डॉक्टर साहब को और राहुल जी को बहुत बधाई दे रहा हूं। एक बेटे डॉक्टर है, दूसरे एक्टर है। ऐसे कम लोग होंगे कि एक ही परिवार में दो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। और रिश्तेदार भी लोग हैं। ये तो मुंबई में है और आप ये चित्रकूट पोस्टेड है, लेकिन फोटो अगर दिखाई दे जाएगी तो बाबा रामदेव जी वाले बस्तर वाले कहीं बैठे, इनको भी ट्रांसफर कहीं कर देंगे। और मुझे खुशी इस बात की कि बाबा रामदेव जी से भी हमें मिलने का मौका मिल गया। जब मेरे बगल में बैठे तो मैंने उनसे पूछा कि आपका पहले नाम रखा गया है जब उनका पहले नाम रखा गया था। ये खुशी की बात है कि वो बाबा रामदेव बाद में आए हैं, लेकिन मैनपुरी में बाबा रामदेव पहले से थे। और यहाँ बहुत सारे लोग हो सकता है इस बात को जानते हो कि बाबा स्वामी रामदेव जी जो है वो योगा कराते हैं। उनका जीवन योगा से शुरू हुआ है, लेकिन इधर वो कारोबार में चले गए हैं। और उनका कारोबार जब शुरू होना था तो आप में से लोग जानते होंगे उसका उद्घाटन किसने किया। नेता हमने नहीं किया, नेताजी ने उद्घाटन किया। जिस समय वो अपने आश्रम की शुरुआत कर रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नेताजी थे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नारायण तिवारी जी थे। तो दोनों मुख्यमंत्री ने मिलकर के उनके कारोबार का उद्घाटन किया। और आज सोचिए वो कहां पहुंच गए हैं। मुझे बाबा रामदेव इसलिए भी याद आ गए कि इधर किसान भाई हमारे जो गेहूं पैदा कर रहे हैं, जो बाजार में लेकर के गए होंगे, वो सरकारी खरीद नहीं हुई होगी। यहाँ जितने भी हमारे किसान भाई बैठे हैं, बताओ बाजार में ही खरीद हुई कि सरकारी खरीद हुई। और वो इसलिए हुई क्योंकि सरकार के लोगों को जो कीमत देनी चाहिए थी वो सरकार नहीं दे पा रही है।
और सरकार से बेहतर कीमत अगर कोई दे रहा है हमारे किसानों को तो वो बाजार दे रहा है। ये गेहूं की मिल सकती है, सरसों की मिल सकती है कीमत, लेकिन और फसलों की नहीं देगी। हमारे किसान भाई तो खुश हैं कि उन्हें कीमत गेहूं की मिल गई है, लेकिन आड़तियों के माध्यम से ये गेहूं सब बड़े बड़े उद्योगपतियों ने खरीद लिया है। जब कभी अखबारों में आप पढ़ेंगे और आंकड़े आएंगे तो आप आंकड़े देख लेना। देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कारगिल जो आपको बीज देती है वो अमेरिका की कंपनी है, आईटीसी और तीसरी अडानी और चौथी बाबा रामदेव की कंपनी, और जितने भी फ्लोर मिल मालिक हैं उन्होंने कहीं न कहीं आड़तियों के माध्यम से पूरे देश का गेहूं खरीद लिया होगा। और कम से कम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का तो गेहूं खरीदा जा चुका है। यहाँ तो हमारे आपके लिए तो सब सस्ता है मान लीजिए, लेकिन ये जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं, अगर यहाँ से आटा नहीं ले गए होंगे, गेहूं नहीं ले गए होंगे, तो पैकेट वाला जो खा रहे होंगे, आप देख लेना 1 महीने के बाद पैकेट वाले आटे की कीमत कहां पहुंच जाएगी। अभी कौन सा आटा लेते हो आप वहां, इन्हें नहीं पता है, लेकिन शहर में रहने वाले लोग कोई ना कोई पैकेट वाला आटा लेते हैं। हमारे बगल में कोई कह रहा है कि आशीर्वाद, क्योंकि मैं किसी कंपनी की नहीं ब्रांडिंग कर सकता हूं, लेकिन वो आटा खरीदा जा रहा है। तो याद कीजिए, वो काले कानून हम लोगों ने विरोध किए थे, वो इसीलिए विरोध किया था कि एक समय ऐसा आएगा वो खरीद लेंगे, स्टोर कर लेंगे और अपने हिसाब से वो कीमत तय करेंगे। हो सकता है हमारे किसान भाइयों को थोड़ा बहुत लाभ मिला हो, लेकिन बड़े पैमाने पे जो आबादी है जो पैकेट के आटे पे निर्भर करती है, तो उसे न जाने कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए कहीं ना कहीं हमें संतुलन बनाना पड़ेगा कि अगर मुनाफा पैकेट वालों को हो रहा है तो हमारा वही मुनाफा किसान भाई को क्यों ना हो। हमारा किसान भाई तो इसलिए भी संतुष्ट है कि चलो थोड़ा मुनाफा मिल गया, लेकिन असली मुनाफा किसके पास है, सवाल ये है। और इसी तरह सरकार जब से नहीं बनी है समाजवादियों की, आपने देखा होगा डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, अभी हमें सीमेंट के व्यापारी मिले, दुकान है उनकी, सीमेंट भी महंगा हो गया, सरिया महंगी हो गई, और गैस का सिलेंडर खाली रखे हुए घरों में, कोई चीज नहीं बची जो महंगी ना हो गई हो। और अभी आंकड़े आए हैं कि देश की ज्यादातर आबादी में जितनी धन दौलत है उतनी धन दौलत केवल 5-6 लोगों के पास है। देश के 5-6 लोग मिलकर के अगर उनका हिसाब किताब लगाओगे, उतना पूरी आबादी का है। सोचो तो कितने परसेंट लोगों पे सब धन दौलत पहुंच गई। आखिरकार वो इतनी ऊंचाई पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो गरीब लोग हैं उनको मुनाफा नहीं हो रहा। और अगर उद्योग करें, कारोबार चलाएं, लेकिन कम से कम नौजवानों को रोजगार तो मिले, नौकरी तो मिले। कौन से कारोबार हो रहे? ऐसे कारोबार किए जा रहे हैं जिसमें रोजगार और नौकरी नहीं है। कहने को तो भारत के उद्योगपति दुनिया के 5वें नंबर पे पहुंच गए, हो सकता है वो 1 नंबर पे भी आ जाएं, लेकिन ये कभी नहीं भूलना है कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कहीं नौजवान है तो वो भारत में नौजवान है। इससे ज्यादा बेरोजगार नौजवान कहीं नहीं। अब लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। एक अखबार में छपा कि इस जिले में इतने लाउड स्पीकर हट गए, दूसरी जगह खबर पड़ी कि इतने लाउड स्पीकर हट गए। और जब मैं आपके साथ बीच में आया हूं तभी मैंने खबर पड़ी कि शामली में एक सभासद की गोली मार दी गई। तो जब पुलिस लाउड स्पीकर हटाएगी तो कानून सा कब देखेगा, कौन देखेगा? और अभी देखना बीजेपी वाले कहेंगे कि आप हिंदू भाइयों घबराओ मत, आपके लाउड स्पीकर कम हटे हैं, मुसलमान भाइयों के लाउड स्पीकर ज्यादा हट गए।
हमारे भाई लोग इसी में खुश हो जाएंगे कि चलो उनके सब हट गए, हमारे तो तब भी बचे हुए हैं। लेकिन याद रखना साथियों, ये सब केवल आपका ध्यान हटाने के लिए हो रहा है। कम से कम बीजेपी ये बताती कि हमारी सरकार में इतने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल गए, वो आंकड़े नहीं आएंगे। लाउड स्पीकर का तो आंकड़ा आ जाएगा कि इतने लाउड स्पीकर हट गए, लेकिन ये बीजेपी के लोग वो आंकड़ा नहीं देंगे कि कम नौकरी कितनी मिल गई, कितने रोजगार दे दिए। ये सड़क बगल में बनाई थी अच्छी वाली हम लोगों ने, नहीं ये तो खैर सीसी अगल बगल बनी होगी, लेकिन जो बड़ी आगरा लखनऊ वाली सड़क है, वो जो सड़क बनाई है नेताजी को हम लोगों ने कहीं नाम नहीं लिखा। आप देख लो, जहां से शुरू होगी सड़क और जहां तक खत्म होगी, अगर कहीं नेताजी हम लोगों ने अपना नाम लिखा हो तो बता दो। लेकिन बीजेपी के लोग आए तो आपने उनका नाम देखा कहां लिखा है? कभी ध्यान नहीं दिया होगा आपने। जो इनका सबसे प्रिय काम था शौचालय बनाने का, वहीं जाकर के अपनी पटिया लगा दी गया सड़क बनाई। और आप जानते हो सड़क किसने बनाई? नेताजी हम लोगों समाजवादियों ने बनाई। कहीं नाम नहीं है, लेकिन बीजेपी वालों ने अपना नाम वहीं लिख दिया जहां शौचालय आप लोग जाते हो, वहीं पर नाम लिखा हुआ है। अभी एक नया भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव क्षेत्र खोजा है, बुलडोजर। जहां देख रहे हैं वहां बुलडोजर चला रहे हैं, और बुलडोजर भी जाति के आधार पर तय कर रहे हैं कि किस जाति का व्यक्ति है तभी बुलडोजर चलेगा। अगर उनकी पार्टी का समर्थक है, उनकी जाति का व्यक्ति है, तो उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा। वो पहले देखेंगे कौन जात का है तब बुलडोजर चलेगा, कौन धर्म का है तब बुलडोजर चलेगा। और ये बुलडोजर के चक्कर में हम लोग भूल गए कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी दुकानों पे बुलडोजर चलाया। ये मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने अपनी दुकान पे बुलडोजर चलाया। तो आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर बुलडोजर का विरोध होगा तो पुलिस आती है। सोचिए, उन्होंने बुलडोजर अपनी दुकानों पे चलाया होगा तो पुलिस नहीं आई। उन्हें कैबिनेट से पास कर करके 220 करोड़ का पैसा मिल गया। बताइए, अगर मुख्यमंत्री जी अपनी दुकानों का बुलडोजर से मुआवजा उठा सकते हैं, तो जो गरीबों के घर जा रहे हैं, दुकानें जा रही हैं, उनके लिए मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सही है कि हम लोग सरकार से चूक गए, हम लोग चूके नहीं सरकार से, हम लोगों से सरकार छीन ली लोगों ने। और इतनी गड़बड़ियां कभी नहीं होंगी जिस तरह की गड़बड़ी की है। इतनी गड़बड़ियां किसी चुनाव में नहीं हुआ होगा जैसे प्रधानी में होता है। प्रधानी से भी लोअर स्तर पहुंच गया। आप हिसाब किताब लगाओगे तो केवल 3.5 लाख वोट अगर समाजवादियों को ज्यादा मिल गए होते तो आपकी सरकार होती। आपकी सरकार होती 3.5 लाख वोट मिलने पर। सरकार आज नहीं है, लेकिन समाजवादी लोग पीछे नहीं हटने वाले। 24 और 27 का इंतजार कर रहे हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस क्षेत्र ने इस बार भी सबसे आगे वोट डाल करके समाजवादी पार्टी जो लोकसभा जीती है सीटें इस बार विधानसभा के चुनाव में, तो सब लोकसभाओं में मैनपुरी लोकसभा ही सबसे आगे दिखाई दे रही है। जो समाजवादी लोग जीते हैं लोकसभा, इस विधानसभा के वोटों के बाद अगर हम लोग गिनती करते हैं तो समाजवादी लोग 24 लोकसभा जीते हैं। उन 24 लोकसभाओं में सबसे बड़ी जीत अगर किसी लोकसभा की हुई है तो वो मैनपुरी लोकसभा की हुई है। उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद। नहीं, अभी आगे बढ़ना नहीं है। नंबर 1 पे इस विधानसभा के अगर आप वोट जोड़ोगे जो अभी पड़े जो, हाँ वो अलग बात है। तो आजमगढ़ और मैनपुरी और इटावा एक ही बात है। और अगर लखनऊ से दूरी आप देखोगे, जितनी सैफई की दूरी है उतनी आजमगढ़ की दूरी है। और समाजवादियों ने इधर भी एक्सप्रेस वे बनाया है और उधर भी एक्सप्रेस वे बनाया है। ये बाबा जी का बनवाया हुआ नहीं है, ये समाजवादियों का बनवाया हुआ एक्सप्रेस वे है। कम से कम समाजवादी लोग नई दिशा में नए तरह के काम कर रहे थे।
इसलिए मैं इस मौके पर आपने बुलाया, आप अपने परिवार के सदस्य को याद कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा लगाई। उन्होंने अपने जीवन में खुद कामयाब होकर के अपने परिवार को आगे बढ़ाया, वहीं अपने परिवार के सदस्यों को भी ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। मैं इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से ये परिवार पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहा है और भी लोग इसी तरह की प्रेरणा लेकर के अपने परिवार को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, जिससे हम लोग समाज के लिए काम कर सकें। इन्हीं शब्दों के